प्यारे बच्चों, आज हम आपकी क्लास 10th की हिंदी का बच्चों स्माइल 3.0 की तरफ से जो आपको होमवर्क मिला है वो करने जा रहे हैं। तो बच्चों आज हम करेंगे मॉडल प्रश्न पत्र संख्या 1। तो इसके बाद बच्चों नेक्स्ट वीडियो में इसका मॉडल पेपर 2 करेंगे और इंग्लिश वगैरह के जो भी आपको सब्जेक्ट के होमवर्क मिले 1 बाय 1 हम आपको अवेलेबल करवाएंगे इसका होमवर्क जितना जल्दी पॉसिबल हो पाएगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, आपको एक अपठित गद्यांश दे रखा है, उसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको प्रश्नों के उत्तर देने, तो जो भी प्रश्नों के उत्तर हैं आपको इसी गद्यांश में मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं गद्यांश। पहला प्रश्न है गद्यांश का कि कबीर के बारे में असत्य कथन है। तो यहाँ पर बच्चों 3 चीजें तो कबीर के बारे में सही होंगे, एक कथन गलत होगा, वो आपको ढूंढना है। तो कबीर के बारे में असत्य कथन है कि वो आडंबरों के पक्षधर थे, बाकी तो सारे कथन सत्य हैं। कबीर ने रूढ़ियों का खंडन किया, ये भी सत्य है। वो काशी में रहते थे, ये भी सत्य है। और जन्मजात प्रतिभाशाली थे, ये भी सत्य है। असत्य कौन सा है? ब नंबर वाला ऑप्शन। तो चलिए बच्चों दूसरा प्रश्न है, सिकंदर लोधी आग बबूला क्यों हुए? बच्चों आग बबूला इसलिए हुए थे क्योंकि उन्होंने कबीर को सुबह बुलाया था, जबकि कबीर सिकंदर के बुलाने पर सुबह की बजाय शाम को आए। तो इसका ऑप्शन नंबर स आएगा, इसलिए सिकंदर लोधी नाराज हुए थे, गुस्सा हुए थे। प्रश्न तीसरा है, कबीर जहां भी जाते लोग उनके शिष्य क्यों हो जाते थे? तो बच्चों कबीर की ख्याति सिद्ध पुरुष के रूप में हो गई थी, इसलिए कबीर जी जहां भी जाते उनके सभी लोग उनके शिष्य बन जाते थे। चौथा प्रश्न है, सिकंदर लोधी जब काशी आए तो लोगों ने उनसे क्या शिकायत की? लोगों ने शिकायत की कि कबीर ने 12 आडंबरों व रूढ़ियों का खंडन किया था। पांचवा प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताना है, कोई नाम बताना है। तो बच्चों प्रतिभाशाली कबीर इसका उपयुक्त शीर्षक रहेगा, तो द ऑप्शन इसका सही आएगा। अब बच्चों नीचे एक अपठित काव्यांश दे रखा है, जिस तरह से ऊपर बच्चों गद्यांश था, यहाँ पर काव्यांश है यानी कविता दी हुई है। तो कविता के बीच में से हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो ये बच्चों आपका काव्यांश है, इसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बच्चों पहला प्रश्न है, इसका छठा प्रश्न है कि प्रस्तुत काव्यांश का उचित शीर्षक हो सकता है। तो बच्चों इसके 2 शीर्षक हो सकते हैं, विश्व शांति या युद्ध विहीन विश्व। तो आपको जो लगाना आप दोनों में से एक लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ युद्ध विहीन विश्व लगाया है कि युद्ध के बिना हमारा विश्व होना चाहिए या विश्व में शांति होनी चाहिए। अब प्रश्न 7वां है, प्रस्तुत पंक्ति में हम शब्द किसके लिए आया है? तो बच्चों ये विद्यार्थियों के लिए आया है कि जो भी बच्चों ऊपर कविता पढ़ रहे हो, ये बच्चे बोल रहे हैं, विद्यार्थी बोल रहे हैं कि हम जंग ना होने देंगे, विश्व शांति के हम साधक है, जंग ना होने देंगे। तो इसका बच्चों ऑप्शन मुझे सही लगा, द विद्यार्थियों के लिए। प्रश्न तीसरा है, एटम बम किस शहर में गिराया गया? तो बच्चों नागासाकी में बम गिराया गया था, इसका ऑप्शन नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 9 है, भारतीयों ने किसके खिलाफ जंग छेड़ रखी है? भूख व बीमारी के खिलाफ। कविता के अनुसार अब सपना क्या है? सपना है कि विश्व में युद्ध नहीं हो। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बच्चों ऑप्शन दे रखे हैं 4, तो इनके भी हमें सही ऑप्शन बताना है। प्रश्न है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ के अनुसार गंतोक शब्द का सही अर्थ क्या है? बच्चों इसका सही अर्थ है पहाड़। गंतोक का अर्थ होता है पहाड़। अगला 12वां प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के अनुसार रानी एलिजाबेथ क्या पहनकर पालम हवाई अड्डे पर उतरने वाली थी? रेशमी सूट। अगला प्रश्न है बच्चों, रेगिस्तान की पूर्ति करनी है, सुंदर, बुढ़ापा, प्रशंसा, मित्रता शब्द किस संज्ञा के उदाहरण है? बच्चों 3 ऑप्शन दे रखे हैं, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, तो ये बच्चों भाववाचक के उदाहरण है। अगला प्रश्न है, काव्य तो एकलव्य है, वह गुरु के लिए कुछ भी कर सकता। यहाँ रेखांकित शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर आपको, ये एकलव्य व्यक्तिवाचक है, तो आपको इसके स्थान पर कौन सी संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है? तो आपको जातिवाचक, भाववाचक, स्थानवाचक 3 में बताने, तो इसका ऑप्शन बच्चों भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, हिम पलसालय हिमालय शब्द किस संधि का उदाहरण है? बच्चों ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, दीर्घ संधि आएगा इसमें।
अगला प्रश्न है बच्चों 20 शब्दों में उत्तर देने हैं। जादूगर व अध्यापक अध्यापिका शब्द में निहित प्रत्यय को मूल शब्द से आगे कीजिए। बच्चों देखिए प्रत्यय में जो प्रत्यय होता है वो पीछे वाला होता है। जादू मूल शब्द है और गर इसका प्रत्यय है। तो पहला है मूल शब्द जादू और गर क्या आएगा इसका प्रत्यय। इसको आपको अलग करना है इस तरह, जादूगर जादू प्लस गर। और इसी तरह बच्चों अध्यापिका का आएगा अध्यापक प्लस इका। तो जो अध्यापक है वो तो है मूल शब्द और इका प्रत्यय। प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है तो आपको जब भी इसको छांटना है तो आपको पीछे का छांटना है। अब बच्चों स उपसर्ग लगाकर दो नए शब्द बनाने हैं तो स उपसर्ग बच्चों हमेशा आगे लगता है, ठीक है। ये स तो उपसर्ग है और पुत्र मूल शब्द है, तो इससे आपको स उपसर्ग लगाकर दो शब्द बनाने हैं, सपुत्र सपूत। आप और भी बना सकते हैं बच्चों, सुयश सुयश बनेगा बच्चों, स से बनाना था हमें। अगला है गुणवाचक व संख्यावाचक विशेषण के एक उदाहरण देने। तो बच्चों गुणवाचक का उदाहरण है यह सुंदर गाय है, और संख्यावाचक में बच्चों संख्या आएगी 5 किलो सेब या कुछ फल या कोई आया है, इस तरह से बनेंगे। अब बच्चों अकर्मक क्रिया की परिभाषा बतानी है। बच्चों अकर्मक क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता। वे क्रियाएं जिसका प्रभाव कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो बच्चों देखिए अकर्मक क्रिया में ओनली कर्ता होता है, कर्म नहीं होता, जबकि सकर्मक क्रिया में कर्ता कर्म दोनों होते हैं। अब बच्चों पांचवा प्रश्न है, वे तो आग लगाकर चले गए और पिताजी सारा दिन जलते रहे। इस वाक्य में आए मुहावरे का प्रयोग करते हुए कोई नया वाक्य बनाइए। तो सबसे बच्चों पहले ये जाने कि आग लगाकर चले जाना का मतलब क्या है। आग लगाने का मतलब बच्चों यहाँ पर है भड़काना, किसी को भड़का देना किसी के खिलाफ। अब आपको एक नया वाक्य बनाना है। तो बच्चों मैंने तो बनाया कल शोभा पड़ोसन के खिलाफ रमा को आग लगाकर चली गई। तो आपके माइंड में कोई आता है तो आप वो भी लिख सकते हो। अब बच्चों अगला है कि चिकने घड़े पर तेल की बूंद नहीं ठहरती। लोकोक्ति का सटीक अर्थ बताना है बच्चों। चिकने घड़े पर तेल की बूंद नहीं ठहरना का मतलब है किसी बात का असर ना होना। हम सामने वालों को जितना मर्जी समझा ले, जो चिकना घड़ा है यानी उस पर किसी बात का असर नहीं होता, उसको समझाने का कोई फायदा नहीं आता क्योंकि वो हमारा कहना नहीं मानता। तो इसका अर्थ होगा किसी बात का असर ना होना। अगला बच्चों सातवां प्रश्न है, दिल्ली चलो वे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा नारे किसने दिए थे। बच्चों ये नारे दिए थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। तो नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर स्पष्ट करना है। मूर्ति को देखते ही ये नारे याद आने लगते हैं। अगला है बच्चों प्रश्न आठवां की बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर बाल गोविंद के व्यक्तित्व की दो कोई विशेषताओं का संकेत देना है। तो दो विशेषताएं बताएंगे। एक तो बच्चों वे साधु जैसा जीवन व्यतीत करते थे। दूसरा वे दूसरों की चीजों में व्यवहार दूसरे की चीजों को व्यवहार में लाना तो दूर छूते तक नहीं थे, यानी वो किसी दूसरे की चीज को छूते नहीं थे। तो यूज करना तो अलग ही बात होगी बच्चों। नौवां प्रश्न है, किसके वचन सुनकर परशुराम को क्रोध आया था। बच्चों इसका उत्तर आएगा कि लक्ष्मण के वचन सुनकर परशुराम को क्रोध आया था। अगला 10वां प्रश्न है, छाया मत छूना का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। छाया यानी बच्चों यादें। छाया का अर्थ यहाँ पर क्या दिया गया है, यादें। बीते मधुर क्षणों की यादें वर्तमान में दुख ही देती हैं। हमें उन यादों को छूना नहीं चाहिए जो बच्चों पीछे की यादें हैं, कई बार हमें बहुत ज्यादा तकलीफ देती है, तो इसलिए उन यादों को हमें याद नहीं करना चाहिए, छूना नहीं चाहिए। इसका भावार्थ यही है। अगला प्रश्न है 11, कवि आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहता था। बच्चों कवि आत्मकथा इसलिए नहीं लिखना चाहता क्योंकि अगर वो लिखता तो इससे कवि की जो पुरानी यादें ताजा हो जाती और इन यादों से वो बचना चाहते थे, इसलिए वो आत्मकथा नहीं लिखना चाहते थे। प्रश्न 12वां है, एक कहानी यह भी। पाठ में लेखिका बचपन में कैसी दिखती थी। बच्चों लेखिका बचपन में काली थी और देखने में दुबली व मरी सी लगती थी। तो बच्चों ये प्रश्न थे आपके छोटे छोटे। अब बच्चों इसका चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़कर बताइए कि ये सही है या गलत है। लाइन को पढ़ना है, अगर वो सही है लाइन तो आपको सही का निशान लगाना है, अगर गलत है तो गलत का निशान लगाना है। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, यह पंक्ति नागार्जुन की है। नहीं बच्चों ये गलत है, ये सूरदास की पंक्तियां हैं, ठीक है। तो ये नागार्जुन की नहीं है, तो यहाँ पर ये गलत पे आपको टिक लगाना है। अगला दूसरा प्रश्न है, तुलसीदास के पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की भाषा
अवधि है तो बच्चों ये बिल्कुल सही है, ये अवधि भाषा की है। अगला प्रश्न है, नेताजी का चश्मा, पाठ के अंत में नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगाया गया, तो बच्चों ये भी सही है। अब बच्चों अगला प्रश्न है, खंड ब है, निम्नलिखित लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर 40 शब्दों में देने। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम। प्रश्न था बच्चों की, अट नहीं रही है कविता के आधार पर फाल्गुन मास के सौंदर्य का अंकन कीजिए। फाल्गुन मास की मादकता का वर्णन करते हुए कहता है, कवि फाल्गुन मास की मादकता का वर्णन करते हुए कहता है कि फाल्गुन मास का सौंदर्य इतना अधिक है कि उसकी शोभा समा नहीं पा रही है। यह शोभा प्रकृति के साथ साथ मानव तन पर भी दृष्टिगोचर हो रही है। परिणाम स्वरूप मानव चेहरों पर खुशी झलक उठी है। कवि कहता है कि इस महीने में कहीं सुगंधित हवा का झोंका उठता है तो उसे प्रतीत होने लगता है कि तुम खुलकर श्वास ले रहे हो। इससे घर घर महक उठता है। अगला प्रश्न है, उत्साह कविता में कवि ने बादलों के संबंध में क्या क्या कहा है? तो बच्चों इसका उत्तर है, उत्साह कविता में कवि ने बादलों को पुकारा है, मगर वो बादलों से बारिश करने के बजाय गरजने के लिए कहते हैं। कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि वो बादलों के जरिए लोगों के मन में क्रांति का बीज बोना चाहते हैं, जन जन में उत्साह का संचार करना चाहते हैं। प्रश्न 7वां है, कवि निराला उत्साह कविता में बादलों को गरजने का आह्वान क्यों कर रहे हैं? जब काले और घनघोर बादल आसमान में छा जाते हैं तो प्रतीत होता है कि जैसे बादलों ने आसमान के साथ कोई बगावत ही कर डाला है। उन काले घने बादलों से निकलने वाली ठंडी ठंडी फिजा यानी हवा यहाँ कवि को बादल के गरजने की याद दिला रही है। यहाँ पर कवि ने बादल को गर्जन को किसी बालक के रोने की व बिलखने के साथ तुलना किया है। जैसे एक बालक किसी चीज से खुश ना होकर दूसरों को अपनी बात मनवाने के लिए उस पर गरजता है, उसी तरह बादल भी पृथ्वी पर जलधारा की भांति गिरने के लिए गरज कर अपनी बात मनवा रहा होता है। अगला प्रश्न है 9वां, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर पान वाले का रेखाचित्र प्रस्तुत कीजिए। पान वाले की दुकान चौराहे पर नेताजी की मूर्ति के सामने थी। पान वाले का रंग काला था, वह शरीर में मोटा था, उसकी आंखें हंसती हुई थी और उसकी तोंद निकली हुई थी। जब वह किसी बात पर हंसता तो उसकी तोंद गेंद की तरह ऊपर नीचे उछलती थी। वह स्वभाव से खुश मिजाज था। बार बार पान खाने से उसके दांत लाल काले हो गए थे। वह कोई भी बात करने से पहले मुंह में रखे पान को नीचे की ओर थूकता था। यह उसकी आदत भी बन चुकी थी। पान वाले के पास हर किसी की पूरी जानकारी रहती थी, जिसे वह बड़े रसीले अंदाज से दूसरों के सामने प्रस्तुत करता था। 10वां प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के लिए अचरज का कारण क्यों थी? बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के आश्चर्य का कारण इसलिए थी क्योंकि वे अपने नियमों का दृढ़ता से पालन करते थे। वे सुबह अंधेरे उठते गांव से 2 मील दूर नदी पर स्नान करने के लिए जाते थे। वापसी में पोखर के ऊंचे स्थान पर खंजरी बजाते हुए गीत गाते थे। यह नियम ना सर्दी देखता ना गर्मी। वे बिना पूछे ना ही किसी की वस्तु छूते ना ही व्यवहार में लाते थे। कई बार तो वे अपने नियमों पर इतने दृढ़ हो जाते कि शौच के लिए भी दूसरे के खेतों का प्रयोग नहीं करते थे। उनकी नियमों पर दृढ़ता ही लोगों के आश्चर्य का कारण बनती थी। अगला प्रश्न है, लखनवी अंदाज पाठ को आप और दूसरा क्या नाम देख सकते हो? क्यों? मेरे हिसाब से इस पाठ का दूसरा नाम नवाबी शान होना चाहिए, क्योंकि इस कहानी में वर्णित स्थान लखनऊ के आसपास का प्रतीत होता है। इसके अलावा नवाब साहब की शान, दिखावा, रईसी का प्रदर्शन, नवाबी ठसक, नजाकत आदि सभी लखनऊ के नवाबों जैसी है, जिनकी नवाबी कब की छिन चुकी है, पर उनके कार्य व्यवहार में अब भी उसकी झलक मिलती है। 12वां प्रश्न, नौबत खाने में इबादत पाठ आधार पर शहनाई की दुनिया में डुमराव गांव के महत्व को स्पष्ट कीजिए। मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव गांव में हुआ था। इसके अलावा शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है। रीड अंदर से पोली होती है जिसके सारे शहनाई को फूंका जाता है। रीड नरकट से बनाई जाती है जो डुमराव में
मुख्यतः सोन नदी के किनारे पाई जाती है। इस कारण शनाई की दुनिया में डुमराई का महत्व है। अगला प्रश्न है 13वां, भोलानाथ अपने साथियों को देख सकना भूल सकता था, क्यों? माता का अंचल पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। भोलानाथ भी बच्चों की स्वाभाविक आदत के अनुसार अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में रुचि लेता था। उसे अपनी मित्र मंडली के साथ तरह तरह की क्रीड़ा करना अच्छा लगता है। वे उसके हर खेल व हुदड़ के साथी हैं। अपने मित्रों को मजा करते देख वह स्वयं को रोक नहीं पाता, इसलिए रोना भूलकर वह दोबारा अपनी मित्र मंडली में खेल का मजा उठाने लगता है। उसी मग्नावस्था में वह सिसकना भी भूल जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, अपठित गद्यांश है और पद्यांश। आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो बच्चों आपके पास मॉडल पेपर है और आपके पास प्रश्न भी है। तो बच्चों ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अगला बच्चों देखिए 17वां प्रश्न है कि यहाँ कुंभड़बतिया कोऊ नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाई, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। तो तुलसीदास की चौपाई में आपको भाव स्पष्ट करना है। तो बच्चों आपको प्रश्न का उत्तर, तो बच्चों ये 17वें प्रश्न का उत्तर है भाव। इसका भाव है कि लक्ष्मण अपने साहस और वीरत्व का परिचय देते हुए कहते हैं कि हम कोई कुंभड़बतिया नहीं है जो आपकी तर्जनी को देखते ही मुरझा जाए। हम भी कोई कम नहीं है। मैंने फरसे और धनुष्मान को भली प्रकार से देख परख कर ही कोई बात कही है। मैं आपसे किसी बात में कम नहीं हूं, इसलिए मुझे कम आंकने की भूल मत कीजिए। तो बच्चों ये 17वां प्रश्न था। ठीक है, अब बच्चों अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी एक रचनाकार का परिचय देना है। तो बच्चों मैंने यहाँ पर या तो आपको यशपाल जी का परिचय देना है या रामवृक्ष बेनीपुरी का। तो मैंने यहाँ बच्चों रामवृक्ष बेनीपुरी का परिचय दिया है। इसका परिचय इनका कि रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ था। इनके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो जाने के कारण इनकी जो प्रारंभिक जीवन कठिनाइयों में बीता। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए। परिणाम स्वरूप वे कई बार जेल भी गए। उनका देहावसान सन यानी उनकी मृत्यु 1968 में हुई थी। 15 वर्ष की अवस्था में ही इनकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी थी। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक और मासिक पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली में प्रकाशित है। उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं पतितों के देश में, चिता के फूल, अम्बपाली, माटी की मूर्तें, पैरों में पंख बांधकर, जंजीरें और दीवारें आदि। तो बच्चों ये उनका परिचय था। अब अगला प्रश्न है बच्चों, व्याख्या करनी है आपको। पिताजी का आग्रह रहता है कि मैं रसोई में से दूर रहूं। तो बच्चों इसकी आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, तो बच्चों आपको व्याख्या करनी है। तो मैं बच्चों किसकी व्याख्या करने जा रही हूं? इसका बच्चों प्रसंग है प्रस्तुत अवतरण लेखिका मन्नू भंडारी द्वारा लिखित आत्मकथ्य एक कहानी। यह भी से लिया गया है। लेखिका अपने पिता के विषय में उनके शौक व वर्तमान स्थिति के बारे में बता रही है। व्याख्या इसकी बच्चों की लेखिका ने अपने समय के बारे में बताते हुए कहा है कि उस समय लड़कियों को स्कूली शिक्षा के साथ साथ पाक कला में निपुण व कुशल गृहिणी बनने के बारे में सिखाया जाता था। प्रत्येक घर में लड़कियों
पर घर की जिम्मेदारी, रसोई की जवाबदारी का दबाव था। लेकिन लेखिका के पिताजी इस बात के विपरीत थे। उनका कहना था कि लेखिका रसोई से दूर ही रहे, अर्थात रसोई का कार्य सीखने की कोई जरूरत नहीं है। रसोई को वे बटियार खाना अर्थात भट्टी खाना कहते थे। उनके अनुसार वहां पर रहना अपनी क्षमता, काबिलियत व प्रतिभा को खत्म करना था। लेखिका के घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के लोग इकट्ठे होते थे और उन सब के बीच देश के हालातों को लेकर चर्चा बहस होती थी। इस तरह की बहस में भाग लेना पिताजी का शौक था। लेखिका जब चाय नाश्ता देने ऊपर उन लोगों के बीच जाती तो पिताजी उन्हें वही बैठा लेते। वे चाहते थे कि लेखिका भी उन सबकी बातें सुने और जाने समझे और देश में इस तरह क्या चल रहा है, कैसी परिस्थितियां बन रही हैं, क्योंकि उस समय स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर था। तो बच्चों ये व्याख्या थी। अब बच्चों नीचे आपको प्रसंग व्याख्या बतानी है काव्यांश की। ठीक है, 2 दे रखी हैं तो हम पहली वाली पाठ की व्याख्या करेंगे। तो चलिए बच्चों व्याख्या शुरू करते हैं। बच्चों काव्यांश की प्रस्तुत पद्यांश तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। सीता स्वयंवर में शिव धनुष का टूटना और क्रोधित अवस्था में परशुराम का सभा में प्रवेश करने का वर्णन किया गया है। जहां जाकर वे धनुष तोड़ने वाले के बारे में पूछते हैं। इसकी व्याख्या है, राम परशुराम से पूछते हैं, हे नाथ, शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका सेवक ही होगा क्या? आज्ञा है मुझसे, आप क्यों नहीं कहते? इसे सुनकर क्रोधित मुनि परशुराम नाराज होकर बोले, सेवक वही है जो सेवा करे, शत्रु कर्म करके जो युद्ध करे वो सेवक नहीं है। हे राम सुनो, जिसने शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु की तरह मेरा शत्रु है। तो बच्चों अगला भाग आता है खंड द। इसमें आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना है 300 से लेकर 350 शब्दों में। तो बच्चों हम यहाँ पर कर रहे हैं इंटरनेट का महत्व। तो अगर आपको कोई और आता है तो आप कर सकते हो। देखिए बच्चों ये आपको 4 निबंध मिले हैं। तो बच्चों मैं यहाँ पर आपको इंटरनेट का महत्व के बारे में निबंध में बता रही हूँ। तो बच्चों इंटरनेट का महत्व, इंटरनेट मनुष्य को विज्ञान द्वारा दिया गया सर्वश्रेष्ठ उपहार है। इंटरनेट अनंत संभावनाओं का साधन है। इंटरनेट के माध्यम से हम कोई भी सूचना, चित्र, वीडियो आदि दुनिया के किसी भी कोने से किसी भी कोने तक पल भर में भेज सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से हम ईमेल भेज सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं। यह संदेश भेजने का और प्राप्त करने का सबसे सरल और सस्ता साधन है। इंटरनेट के माध्यम से हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए अपने दोस्त संबंधियों से बात कर सकते हैं। इसे इंटरनेट चैटिंग कहते हैं, जिसकी वजह से फेसबुक व व्हाट्सएप बहुत अधिक प्रसिद्ध हो रहे हैं। इंटरनेट के माध्यम से हम अपने विचारों, वस्तुओं का पूरी दुनिया में प्रचार कर सकते हैं। यह विज्ञापन का सबसे सरल व प्रभावी माध्यम है। तो बच्चों आप देखो पढ़ रहे हैं वो भी इंटरनेट के माध्यम से पढ़ रहे हैं। आपकी ऑनलाइन पढ़ाई चली थी लॉकडाउन में तो भी आप इंटरनेट के जरिए से ही पढ़े थे। बच्चों अब इंटरनेट का उपयोग करेंगे। आज के अत्याधुनिक वैज्ञानिक युग में कंप्यूटर हमारे जीवन का मुख्य भाग बन गया है। इसके अभाव में आज हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आज हम अपने रूम या ऑफिस में बैठे बैठे देश विदेश जहां भी चाहें इंटरनेट द्वारा संदेश भेज सकते हैं। वर्तमान में दुनिया का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर इंटरनेट का उपयोग नहीं किया जा रहा हो। इंटरनेट सूचनाओं का भंडार है, इसलिए यहाँ पर आपको हर प्रकार की सूचना जैसे अंतरिक्ष, मौसम, तकनीक, दवाई, रोजगार, शिक्षा, व्यवसाय, पत्रिका, अखबार, समाचार, साहित्य, खेल, तत्कालीन घटनाएं, राजनीति आदि अनेक प्रकार के विषयों के बारे में जानकारी उपलब्ध हो जाती है। इंटरनेट का उपयोग हम ईमेल भेजने, वीडियो चैटिंग, नेट सर्फिंग, बिल जमा कराने, टिकट बुक कराने, शॉपिंग करने के लिए, सूचनाएं भेजने और प्रदान करने के लिए, नौकरी खोजने और प्रदान करने के लिए, विज्ञापन करने के लिए, सीधे अपने ग्राहकों तक पहुंचने के लिए, मनोरंजन इत्यादि सभी कार्य करने के लिए करते हैं। बच्चों इंटरनेट के फायदे तो बहुत है, लेकिन बच्चों इंटरनेट की हमें हानियां भी बहुत है, नुकसान भी बहुत होते हैं। इंटरनेट पर सुविधा की वजह से व्यक्तिगत जानकारी की चोरी बढ़ गई है, जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर, बैंक कार्ड नंबर आदि।
आज के समय में इंटरनेट का प्रयोग जासूसों के द्वारा देश की सुरक्षा व्यवस्था को भेदने के लिए किया गया है, जो कि सुरक्षा दृष्टि से खतरनाक है। आज के समय में गोपनीय दस्तावेज की भी चोरी होने लगी है। गोपनीय दस्तावेज की चोरी के लिए स्पामिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक अवांछनीय ईमेल होती है जिसके माध्यम से गोपनीय दस्तावेजों की चोरी की जाती है। तो बच्चों, फायदे हैं तो हमें नुकसान भी बहुत है। इंटरनेट से रेलवे टिकट बुकिंग, होटल रिजर्वेशन, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, नौकरी की खोज आदि सुविधाएं घर बैठे ही मिल जाती है। लेकिन इससे पर्सनल जानकारी जैसा आपका नाम, पता, फोन नंबर का गलत उपयोग होने का खतरा बना रहता है। तो आपको अपना एड्रेस वगैरह तो नाम बताना पड़ता है ऑनलाइन में, जो कि कई बार हमें नुकसान भी पहुंचाता है। अब बच्चों, उपसार करेंगे। इंटरनेट आज की दुनिया में हर किसी के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इंटरनेट जानकारियों का समूह है जो दुनिया के सभी कंप्यूटरों से जानकारी प्राप्त करने के हमें सर्च इंजन व अन्य वेबसाइटों की सहायता से सूचनाएं प्रदान करता है। आजकल सरकारी, गैर सरकारी कार्यालयों, स्कूलों, कॉलेजों, हॉस्पिटलों, बैंक, छोटे से लेकर बड़े व्यापारों में इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट के कारण दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को इससे लाभ पहुंचा है, लेकिन आज भी हमारे देश के कई स्थान ऐसे हैं जहां पर इंटरनेट पहुंच ही नहीं पाया है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति तक इंटरनेट पहुंचना चाहिए। इंटरनेट का प्रयोग मात्र मनोरंजन के लिए करना सही नहीं है, क्योंकि इंटरनेट से हम कई प्रकार के ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और विश्व को एक नए स्तर पर ला सकते हैं। इंटरनेट का उपयोग राष्ट्र के विकास के लिए करना चाहिए, ना कि बेकार चीजों में उपयोग करके अपने समय को बर्बाद करना चाहिए। इंटरनेट विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार है। इसके आविष्कार के बाद विज्ञान को जैसे पंख ही लग गए हैं। इससे दुनिया के हर क्षेत्र में विस्तार हुआ है। इंटरनेट का उपयोग अगर सही काम के लिए किया जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इसका दुरुपयोग किया जाए तो इससे बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसलिए इंटरनेट को हमेशा सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए बच्चों, आपका ये ऐसे कंप्लीट हुआ है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह से। अब बच्चों, ये आपको 4 ऐसे मिले थे जिसमें हमने एक कंप्लीट कर लिया, क्योंकि यहाँ पर हम बच्चों चारों करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। ठीक है। अब बच्चों, अगला प्रश्न है, 2 आपको लेटर दे रखे हैं, तो आपको एक लेटर चूज करना है, दोनों में से एक करना है। ठीक है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता लिखना है, दिनांक लिखनी है और फिर आपको शुरू करना है। पूजनीय पिताजी, सादर प्रणाम। मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी वहाँ कुशल पूर्वक होंगे। हर साल की तरह इस साल भी मेरे स्कूल में वार्षिक उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इसकी तैयारी महीना भर पूर्व ही शुरू हो चुकी थी। 3 दिन के इस उत्सव में मैंने भी सहभाग लिया था और व्यस्त होने के कारण मैं आपको पत्र नहीं लिख सका। स्कूल की तरफ से आपको भी निमंत्रण पत्र भेजा था, परंतु मुझे माता से पता चला कि दफ्तर में अधिक कार्य होने के कारण आप नहीं आ सके। कोई बात नहीं है। आपको और माँ को यह जानकर अत्यधिक आनंद होगा कि आपके बेटे को इस वर्ष कक्षा में सर्वप्रथम आने का पुरस्कार मिला है। इसके अलावा मुझे दौड़ स्पर्धा में द्वितीय और नाटक में हिस्सा लेने के लिए भी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यह सब आपकी और माँ का आशीर्वाद का फल है। यह पुरस्कार मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने इसके लिए काफी मेहनत की थी और आगे भी करता रहूंगा। प्रधानाचार्य महोदय और मेरे सभी शिक्षकों ने मेरी खूब प्रशंसा की है। अच्छा, पत्र समाप्त करता हूँ। खत मिलते ही पत्र भेजना, मैं राह देखूंगा। माँ को चरण स्पर्श और छोटी को प्यार। आपका प्यारा पुत्र। तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। ठीक है। तो ये आपको था एक पत्र लिखना था। ठीक है। अब मैंने यहाँ पर बच्चों पहले वाला पत्र लिखा है। पिताजी को पत्र लिखकर बताना है कि आपके विद्यालय में इस वर्ष का वार्षिक उत्सव कैसे रहा था। ठीक है। और आपको देखो अपना अम्बेडकर हॉस्टल में भीनमाल का आपको अपना नाम वहां पर सुमित लिखना है। अब बच्चों नेक्स्ट है प्रश्न 23वां। आपको 2 यहाँ पर ऑप्शन में दिए हुए हैं। ठीक है। आपको 2 विज्ञापन बनाने, या तो आपको विज्ञापन बनाना है। आप बड़ियाल कला ग्राम पंचायत बांदीकुई में से एक विज्ञापन तैयार करना है जिसमें दशहरे पर आयोजित मेले में अधिक से अधिक लोगों के सम्मिलित होने का आह्वान हो। और या फिर आपको अपनी बड़ी बहन को अपना पुराना एक्टिवा दुपहिया वाहन बेचना है। इसके लिए आपको एक विज्ञापन तैयार करना है। 30 से 35 शब्द होने चाहिए आपके।
ठीक है, दोनों में से कोई एक विज्ञापन कीजिए। तो बच्चों मैं आपको सेकंड वाला विज्ञापन बता रही हूँ कैसे करना है आपको। ठीक है, देखिए बच्चों, ये विज्ञापन आपको इस तरह से बनाना है। किस विषय में? एक्टिवा स्कूटर के बारे में। तो आपको एक्टिवा स्कूटर के बारे में लिखना है और आपको देखो यहाँ पर पिक्चर भी बनी हुई है एक्टिवा की। यह स्कूटर 2 साल पुराना है, इसमें 20 सीसी का इंजन है, रंग नीला है, माइलेज इसकी 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी स्थिति बिल्कुल नई जैसी है और मात्र 55,000 रुपये में। खरीदने के लिए संपर्क करें। तो यहाँ पर आपको अपना एड्रेस और सॉरी फोन नंबर देना है। तो ये बच्चों इस तरह से आपको विज्ञापन तैयार करना है। आप चाहो तो आप फर्स्ट वाला विज्ञापन भी कर सकते हो। तो ये लास्ट क्वेश्चन था बच्चों 23 नंबर वाला। इस तरह से अब आपका बच्चों मॉडल पेपर कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा ताकि हम आपके लिए और भी बहुत सारे मॉडल पेपर है आपके हिंदी में, वो भी हम आपको कंप्लीट कर पाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।